आज के लेक्चर में हम प्लेन की डिफरेंट इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, उनको याद रखेंगे और एक पॉइंट से एक प्लेन तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये फार्मूला भी ड्राइव करेंगे और इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम प्लेन की इक्वेशंस ड्राइव करना चाहते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है हमारे पास x1, y1 और z1 और ये इसका नॉर्मल वेक्टर है n, जिसके कंपोनेंट्स a, b और c हैं। हम इस प्लेन की इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं। इस प्लेन के ऊपर कोई सा पॉइंट हमने x, y और z ले लिया। ऐसी इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं जिसमें ये x, y और z मौजूद हों। a, x1, y1, z1 हमें एक फिक्स पॉइंट गिवन है। n हमें एक ऐसा वेक्टर गिवन है जो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रहा है। अगर मैं वेक्टर AP बना लूँ तो वेक्टर AP में और n में कितना एंगल होगा? वेक्टर AP और n में ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब होगा इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। वेक्टर AP और वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा क्योंकि इनके दरमियान एंगल 90 का है। वेक्टर AP जो है वो हम बना लेते हैं। वेक्टर AP कैसे बनेगा? वेक्टर AP बनाने के लिए मेरे पास P मौजूद है, x, y और z, A मौजूद है x1, y1, z1। वेक्टर AP बन जाएगा हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें, ये बन जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। और नॉर्मल वेक्टर हमें डायरेक्ट गिवन है। कितना है? नॉर्मल वेक्टर हमें गिवन है a, b और c और इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया करते हैं? x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस y कंपोनेंट को y से, प्लस z कंपोनेंट को z से। और अगर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब है a को जब x माइनस x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b को y माइनस y1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस c को z माइनस z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा AP और n का। और यहाँ पर ये इक्वल टू 0 है क्योंकि AP में और n में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। इसलिए AP और n का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है। और ये जो हमारे पास लास्ट में इक्वेशन आई है इसी को हम कहते हैं ये प्लेन की इक्वेशन है। जब भी आपको प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर मालूम हो ABC, एक पॉइंट मालूम हो x1, y1, z1, तो इस इक्वेशन में आप a, b, c और x1, y1 और z1 की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन होगी। और एक और प्लेन की इक्वेशन डिस्कस करने लगे हैं जिसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन हो 3 वेरिएबल्स x, y और z में और उस लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएं तो उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा प्लेन बना करता है। इसका मतलब है जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जब भी कोई लीनियर इक्वेशन लिखी जाए 3 वेरिएबल्स में हम कहेंगे ये प्लेन की इक्वेशन है और हम इसको कहेंगे ये प्लेन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इस इक्वेशन में ये जो x, y और z के कोफिशिएंट्स हैं ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हैं। तो ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है और हम कहते हैं कि ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इस इक्वेशन में जो a, b और c हैं वो हमारे पास प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बना रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे नॉर्मल वेक्टर बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा अरेंज करें इस शेप में a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0 की शेप में। तो हमारे पास जो a, b और c हैं वो इसका नॉर्मल वेक्टर बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? a x प्लस d को मिला लें प्लस b y प्लस c z इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से a को कॉमन ले लें तो x प्लस डी ओवर a प्लस
बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। ये शेप आ गई है यही वाली जो हमने पहले ड्राइव की थी, और इस शेप में जो एक्स वाई और जी के साथ कोफिशिएंट्स हैं वो नॉर्मल वेक्टर बना रहे हैं। तो यहाँ पे वो ए बी और सी जो है वो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बना रहे हैं। तो हमने फिलहाल प्लेन की दो इक्वेशंस लिखी हैं। हमें अगर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मालूम हो और प्लेन पे पॉइंट मालूम हो तो इस इक्वेशन की मदद से हम प्लेन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। और जनरली अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन हो तो वो हमेशा एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, और लीनियर इक्वेशन में जो एक्स वाई और जी के कोफिशिएंट्स होते हैं उनसे अगर हम वेक्टर बना लें तो वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बना करता है। एक और प्लेन की इक्वेशन ड्राइव करने लगे हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। अगर हमारे पास एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर हो लेकिन यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो, और अगर उसकी इक्वेशन हम लिखें एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ये प्लेन की इक्वेशन हो तो हम कहेंगे ये प्लेन की नॉर्मल फॉर्म है। ये एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 थी। पी को इधर ले आए तो ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी इक्वल्स टू 0 है, उसी तरह की है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, और वो ख़ास बात क्या है कि एल एम और एन जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बना रहे हैं वो इस वक्त यूनिट नॉर्मल है। अगर लीनियर इक्वेशन हो, इक्वेशन किस शेप की हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। ए बी सी इसमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बनाते हैं। लेकिन अगर शेप इस तरह की हो कि जो एक्स वाई और जी के कोफिशिएंट्स हैं उनसे जब आप नॉर्मल वेक्टर बनाएं वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर बने, इसको हम प्लेन की नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। और इस नॉर्मल फॉर्म के अंदर ये जो कांस्टेंट है अगर हम इसका मॉडुलस ले लें तो ये हमें प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। ये इक्वेशन कैसे ड्राइव की गई है फिलहाल हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जब भी एक लीनियर इक्वेशन हो वो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन लीनियर इक्वेशन में जो एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स हैं उनसे बनने वाला नॉर्मल वेक्टर अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाए तो हम कहते हैं वो प्लेन की इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म है, और उसमें कांस्टेंट की मॉडुलस वैल्यू जो है वो उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने तीन प्लेन की इक्वेशंस लिखी हैं, एक पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर की शेप में, और एक लीनियर इक्वेशन, और एक लीनियर इक्वेशन का स्पेशल केस जिसको हमने कहा है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन है। कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक एग्जांपल करने लगे हैं हम, और एग्जांपल हमारे पास ये है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम करनी है, ऐसे प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है जो प्लेन पास करे पॉइंट 3, -1 और 7 में से, और परपेंडिकुलर टू वेक्टर n हो 4, 2 और -5 के। यानी हमें प्लेन के ऊपर दो बातें मालूम हैं, एक पॉइंट मालूम है 3, -1 और 7, और एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मालूम है, और हमें प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। अभी हमने सीखा है कि अगर प्लेन के ऊपर पॉइंट x1, y1, z1 हो और नॉर्मल वेक्टर a b c हो तो ये वाली इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो हमें पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट को हम x1, y1, z1 कह लेते हैं। जो नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है हमें इसको हम a, b और c कह लेते हैं। और ये जो इक्वेशन का फार्मूला है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जब हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? a की जगह हम लिख लेंगे 4, x माइनस x1 की जगह 3 प्लस b की जगह यहाँ पे हमारे पास 2 है, इंटू y माइनस y1 की जगह -1 प्लस c हमारे पास इस वक्त -5 है, इंटू z माइनस z1 जो है वो हमारे पास 7 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें 4x माइनस 12 आ गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें 2y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर +2 हो गया, -5 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो -5z, और माइनस माइनस प्लस 5 7 35।
इसको थोड़ा सा अरेंज करके जनरल फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले लिख लिया हमने 4x, फिर +2y, फिर -5z, और ये जो हमारे पास नंबर्स हैं -12 +2 और प्लस का 35। जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे -12 +2 और +35 को, तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा प्लस का 25, और यही हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई है। हमें दो चीज़ें दी गई थी, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर की मदद से इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने प्लेन की इक्वेशन मालूम कर ली है। और इस वक्त हम मालूम करने लगे हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमें प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट्स मालूम हों और ऐसे 3 पॉइंट्स मालूम हों जो कोलिनियर ना हो, यानी एक लाइन पर ना हो, तो हम उनकी मदद से प्लेन की इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे। हम दो तरह से मालूम कर सकते हैं, एक तो पुराने मेथड को ही इस्तेमाल करके और एक नया मेथड भी। मैं पहले आपको क्वेश्चन पुराने मेथड की मदद से सॉल्व करवाऊंगा और फिर आपको नया मेथड भी बताऊंगा। हमें इस वक्त एक प्लेन गिवन है और प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट्स P1, P2 और P3 या ABC से गिवन है और ये कोलिनियर नहीं है। अगर मैं कोई एक लाइन ड्रा करूं कि जिस पर तीनों पॉइंट्स आ जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं। हम मालूम करना चाहते हैं इस प्लेन की इक्वेशन। एक एग्जांपल की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले याद कर लेते हैं कि अगर हमें प्लेन के ऊपर एक पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर मालूम हो तो इस इक्वेशन की मदद से हम प्लेन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, और एग्जांपल में हमें कहा यह गया है कि एक प्लेन मालूम करें जो पास करे 3 पॉइंट्स A1, 2, -1, B2, 3, -1 और C3, -1 और 2 में से हमें एक प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है। वो प्लेन इन 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है। ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, इसके बारे में उसने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन कंफर्म है कि ये कोलिनियर नहीं है। अगर ये कोलिनियर होते तो हम एक इक्वेशन ना मालूम कर पाते, बल्कि ऐसी इन्फिनिट प्लेन्स की इक्वेशन निकल सकती थी। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हों तो उस लाइन को कंटेन करने वाले हम इन्फिनिट प्लेन्स बना सकते हैं, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर ना हो तो उन 3 पॉइंट्स में से पास करती हुई एक ही प्लेन की इक्वेशन बनाई जा सकती है। हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन बनाने का फार्मूला है जो मैं इस वक्त इस्तेमाल करने लगा हूँ, उसमें हमें एक पॉइंट की ज़रूरत है और एक नॉर्मल वेक्टर की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। इनमें से किसी भी एक पॉइंट को हम x1, y1 और z1 कह लेते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जो पॉइंट 1, 2 और -1 है, मैंने इसको x1, y1, z1 कह लिया। दूसरा हमें ज़रूरत है नॉर्मल वेक्टर की। अगर मेरे पास प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट्स मौजूद हैं तो क्या मैं इनकी मदद से नॉर्मल वेक्टर मालूम कर सकता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास ये जो प्लेन है इसके ऊपर एक पॉइंट A मौजूद है, एक पॉइंट B मौजूद है और एक पॉइंट C मौजूद है। अगर मैं वेक्टर AB बना लूँ और वेक्टर AC बना लूँ और मैं AB और AC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, ज़रा याद करें, अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास किस तरह का वेक्टर बना करता है। जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आया करता है जो उस प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाता है। अगर AB वेक्टर और AC वेक्टर बनाकर इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए तो एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा हमें प्लेन के ऊपर। और अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हुए A, B और C, तो फिर इनकी मदद से हमारे लिए प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकालना मुमकिन नहीं होगा। फिर जब हम AB और AC का क्रॉस लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर नहीं निकलेगा। उस सूरत में एक प्लेन नहीं बल्कि उन 3 पॉइंट्स को कंटेन करने वाले इन्फिनिट प्लेन्स बनाए जा सकते होंगे। यहाँ पर हम करने ये लगे हैं कि वेक्टर AB बनाने लगे हैं, वेक्टर AC बनाने लगे हैं और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर एक ऐसा वेक्टर मालूम कर लेंगे जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर होगा। तो वेक्टर AB बना लेते हैं। वेक्टर AB कैसे बनाएंगे? B के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके। X कोऑर्डिनेट में से X कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो 2 - 1, Y में से Y माइनस करेंगे तो 3 - 2 और Z में से Z माइनस करेंगे तो -1
माइनस माइनस 1, और जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 1 और 0 आ गया। दूसरा वेक्टर हमने कहा हम वेक्टर ए सी बना लेते हैं। वेक्टर ए सी बनाने के लिए सी में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर लेंगे, ये वेक्टर ए सी आ गया। मैंने कहा इनका ले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमें मिल जाएगा एक ऐसा वेक्टर जो इस प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रहा है, जिस प्लेन में ए बी और सी हैं। तो अब हम ए बी और ए सी का लेने लगे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट याद करें कैसे लिया करते हैं। अगर वेक्टर्स हमारे पास आई जे और के की शेप में हो, वेक्टर्स के हमारे पास कंपोनेंट्स हों, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो आई जे के की, सेकंड रो पहले वेक्टर ए बी के कंपोनेंट्स, थर्ड रो दूसरे वेक्टर ए सी के कंपोनेंट्स। इस डिटर्मिनेंट को आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें तो हमारे पास आई के साथ 3 माइनस 0 आ जाएगा, माइनस जे इंटू 3 माइनस 0 आ जाएगा, प्लस के इंटू माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर एन आ गया, 3 माइनस 3 और माइनस 5। ये मेरे पास इस वक्त प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। अब मेरे पास प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी मौजूद है और मेरे पास प्लेन के ऊपर पॉइंट भी मौजूद है। इस नॉर्मल वेक्टर को अगर हम ए बी और सी से डिनोट कर लें तो मेरे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ मौजूद हैं। मेरे पास x1 y1 z1 मौजूद है। मेरे पास प्लेन की इक्वेशन का फार्मूला मौजूद है। मैं इस फार्मूले की मदद से प्लेन की इक्वेशन को लिख सकता हूं। तो इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। a की जगह हमने यहाँ 3 लिख लिया, x माइनस x1 की जगह हमने 1 लिख लिया, प्लस b की जगह माइनस 3 लिख लिया, इंटू y माइनस y1 की जगह हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, प्लस सी हमारे पास माइनस 5 आ गया, इंटू जी माइनस जी वन जो है वो हमारे पास माइनस 1 आ गया। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x माइनस 3 हो गया, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लिया माइनस 3y प्लस 6 हो गया, माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर लिया माइनस 5z और माइनस का 5 हो गया। हम इसको अरेंज कर लेते हैं, 3x माइनस 3y माइनस 5z और माइनस 3 प्लस 6 और माइनस 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। यही मेरे पास इस प्लेन की इक्वेशन आ गई है। हमें प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट्स दिए हुए थे। हमने उन 3 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को x1 y1 z1 कह लिया और उन 3 पॉइंट्स से 2 वेक्टर्स बनाकर दोनों वेक्टर्स में एक पॉइंट को सेम रखते हुए उनका क्रॉस प्रोडक्ट हल किया तो हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल गया। अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और हम एक प्लेन नहीं निकाल सकते इन पॉइंट्स में से गुजरता हुआ, बल्कि हम इन्फिनिट प्लेन्स मालूम कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने एक प्लेन मालूम कर लिया है जो इन 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा था। उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जिसमें हमें मालूम हो एक पॉइंट प्लेन के ऊपर और एक नॉर्मल वेक्टर, लेकिन एक नया फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल नहीं करवा रहा, वो फार्मूला लिखवा रहा हूँ। आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है कि अगर आपको प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट्स मालूम हो, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, तो इस डिटर्मिनेंट के अंदर उन पॉइंट्स की वैल्यूज़ लिखें। इस डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से भी प्लेन की इक्वेशन मालूम की जा सकती है। और अभी तक हमने जो बातें सीखी हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम एक और एग्जांपल करने लगे हैं। और एग्जांपल हमारे पास ये है कि ट्रांसफॉर्म करना है प्लेन की इक्वेशन को। हमें प्लेन की इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई माइनस 2z प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और इसको ट्रांसफॉर्म करना है नॉर्मल फॉर्म में। और नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसका ओरिजिन से डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या है। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसी को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। अगर उसमें x, y और z के कोफिशिएंट से जो नॉर्मल वेक्टर बन रहा हो वो यूनिट नॉर्मल बन रहा हो। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स जो होती है वो हमेशा प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। उसमें x, y और z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो नॉर्मल वेक्टर बनाते हैं। अगर x, y और z के कोफिशिएंट से बनने वाला नॉर्मल वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाए तो फिर हम कहते हैं वो प्लेन की नॉर्मल फॉर्म है। और उसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका मॉडुलस लेने से हमें ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस मालूम हो जाया करता है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, हम इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना
चाहते हैं। हमारे पास इक्वेशन है इस वक्त 2x माइनस वाई माइनस 2z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसके कोफिशिएंट से जो नॉर्मल वेक्टर बन रहा है हम उसे यूनिट नॉर्मल बनाना चाहते हैं। नॉर्मल वेक्टर बन क्या रहा है यहाँ पर, वो है 2 माइनस 1 और माइनस 2। अगर हम इसको यूनिट नॉर्मल बनाना चाहते हैं, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाया करते हैं ज़रा याद कर लें। अगर मैंने वेक्टर u को यूनिट वेक्टर बनाना हो तो वेक्टर u को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं इस नॉर्मल वेक्टर n को यूनिट वेक्टर बनाना चाहता हूं तो मैं इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो पहले मालूम करते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, एक्स स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर 4 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर 1 प्लस जी स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर 4। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास n का मैग्नीट्यूड 3 आ गया। अब अगर हम वेक्टर n को n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे तो n यूनिट आ जाएगा, यानी इस 2 को 3 से डिवाइड कर लें, माइनस 1 को 3 से डिवाइड कर लें, माइनस 2 को 3 से डिवाइड कर लें, तो 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3 ये मेरे पास यूनिट नॉर्मल बन गया। अगर मेरे पास इस इक्वेशन में x, y और z के कोफिशिएंट जो हैं वो 2/3 माइनस 1/3 और माइनस 2/3 हो जाएं तो ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। ऐसा करते हैं, यहाँ पे x, y और z के कोफिशिएंट्स को 2/3 माइनस 1/3 और माइनस 2/3 बनाने के लिए इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3x माइनस 1/3y माइनस 2/3z और प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म आ गई है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि अगर 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3 नॉर्मल वेक्टर है और मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ तो माइनस 2/3 1/3 और 2/3 भी नॉर्मल वेक्टर होगा। जी बिल्कुल होगा। आप इस आंसर की बजाय इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो जो इक्वेशन बनेगी वो भी प्लेन की नॉर्मल फॉर्म ही होगी। प्लेन की दो पॉसिबल नॉर्मल फॉर्म्स हो सकती हैं, एक ये जो इस वक्त आपके सामने लिखी हुई है, और अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी प्लेन की नॉर्मल फॉर्म ही है। इसमें ये जो मेरे पास कांस्टेंट है 5/3, अगर मैं इसका मॉडुलस ले लूँ तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा। तो 5/3 इस वक्त इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस है, और ये मैंने आपके सामने प्लेन की नॉर्मल फॉर्म ड्राइव की है। एक और बात सीखने लगे हैं और इस वक्त सीखना ये चाहते हैं कि एक पॉइंट से एक प्लेन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमें कोई पॉइंट गिवन है और एक प्लेन गिवन है, हम पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें हमें जो प्लेन गिवन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज़ इक्वल टू 0 है, और हमें जो पॉइंट गिवन है वो x0, y0 और z0 है। इस पॉइंट x0, y0, z0 से प्लेन तक का जो डिस्टेंस है हम अगर उसको d कह लें तो वो d जो है हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ज़रा पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर मेरे पास एक पॉइंट Q x1, y1 और z1 है। ये एक पॉइंट है P0, x0, y0, z0। इस पॉइंट से प्लेन तक का ये वाला डिस्टेंस d हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। मेरे पास प्लेन का अगर ये नॉर्मल वेक्टर है, अगर मैं इस पॉइंट से इस नॉर्मल वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये वाला जो प्रोजेक्शन है वेक्टर क्यू पी नॉट का ऑन वेक्टर n, ये प्रोजेक्शन की जो लेंथ है वही बेसिकली मेरे पास डिस्टेंस है। ज़रा याद कर लेते हैं, एक वेक्टर a का एक वेक्टर b पे प्रोजेक्शन क्या हुआ करता है। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास वेक्टर b है, ये मेरे पास वेक्टर a है, मुझे वेक्टर a का b के ऊपर प्रोजेक्शन मालूम करना है। तो क्या फार्मूला है ज़रा याद कर लें, वो फार्मूला है a डॉट b ओवर b का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर a का b के ऊपर प्रोजेक्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। ये नेगेटिव भी हो सकती है, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो हमें इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो d है इस वक्त ये इस वेक्टर क्यू पी नॉट का इसके ऊपर प्रोजेक्शन है। तो डिस्टेंस d जो है वो बेसिकली क्यू पी नॉट का नॉर्मल वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन है उसकी लेंथ है। और जैसे a का b पे प्रोजेक्शन a डॉट b ओवर b का मैग्नीट्यूड होता है, इस तरह क्यू पी नॉट का
n पे जो प्रोजेक्शन है वो क्यू पी नॉट का n के साथ डॉट प्रोडक्ट ओवर n का मैग्नीट्यूड। अगर हम वेक्टर क्यू पी बनाएं, वेक्टर n हमारे पास मौजूद है, वेक्टर n यहाँ से बन सकता है, a b और c है, और हम इनका डॉट प्रोडक्ट लें और n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनली ये इस डिस्टेंस की इक्वेशन आ जाती है। इस डिस्टेंस की इक्वेशन को आपने याद रखना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या करना है, अगर पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट से प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इस प्लेन की इक्वेशन में x, y और z को इस पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट से रिप्लेस कर लेना है, इसका मॉडुलस ले लेना है और डिवाइड कर देना है नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। नॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या है, हमारे पास इस वक्त जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो a, b और c है। अगर नॉर्मल वेक्टर a, b और c है तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगर हम इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, प्लेन की इक्वेशन में पॉइंट पुट करके उसका मॉडुलस ले लेंगे तो हमारे पास पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस आ जाएगा। एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। हमारे पास इस वक्त एग्जाम्पल है, हमने मालूम करना है डिस्टेंस। पॉइंट ए है 3, -1 और 2, और जिस प्लेन से हमने डिस्टेंस मालूम करना है वो 2x प्लस वाई माइनस जी माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। और डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपके सामने मौजूद है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्लेन की इक्वेशन में x, y और z की जगह 3, -1 और 2 लिख लेंगे। तो 2 × 3 प्लस y की जगह -1 माइनस z की जगह 2 और -4 का मॉडुलस, और डिनोमिनेटर में ये जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, क्या हैं भला नॉर्मल वेक्टर्स के कंपोनेंट, 2, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट -1। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर रूट। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, और ये -2 और -4 ये -6 हो जाएगा, ये माइनस का 6 और प्लस का 6 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ये -1 का मॉडुलस 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है 4 + 1 + 1 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ गया 1/6 का स्क्वायर रूट। ये हमने एक पॉइंट से एक प्लेन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। आज के लिए इतने ही टॉपिक्स रखते हैं। हमने प्लेन की डिफरेंट इक्वेशंस लिखी हैं और हमने एक पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा है। मज़ीद प्लेन के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।